नमस्कार विद्यार्थियों, सांख्यिकी की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मूलतः सांख्यिकी श्रेणियों को समझने का प्रयास करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा सांख्यिकी के बारे में क्या कहा गया है, कैसे इसको परिभाषित किया गया है, उसको हम देख लें। तो मूलतः सांख्यिकी को बहुवचन के रूप में तथा एक वचन के रूप में परिभाषित किया गया है। बहुवचन के रूप में समंकों के रूप में या सांख्यिकी समूह के रूप में बहुवचन के रूप में सांख्यिकी को परिभाषित किया गया है, जिसमें कि उद्देश्य के अनुरूप किसी भी समस्या, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, उन समस्या से संबंधित समंकों के समूह को अगर आपस में एक दूसरे से संबंधित किया जा सके तो वह सांख्यिकी है। ठीक, इसके अलावा एक वचन के रूप में जब सांख्यिकी को परिभाषित किया गया विभिन्न विद्वानों के द्वारा, तो इसको एक प्रविधि के रूप में बताया गया कि जैसे बाउले ने कहा कि सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, सांख्यिकी गणनाओं और अनुमानों का विज्ञान है। बॉडिंगटन ने भी यही कहा है। तो इसमें संख्यात्मक तथ्यों को अगर हम एक वचन के रूप में सांख्यिकी को परिभाषित करने का प्रयास करें तो किसी भौतिक समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, यानी कि उस उद्देश्य, समस्या एक उद्देश्य हो गया, उस उद्देश्य के अनुरूप समंकों का अगर संकलन कर लिया जाए, उसका वर्गीकरण कर लिया जाए, उसको विश्लेषित कर लिया जाए, विश्लेषण के आधार पर उससे कुछ निर्वचन कर लिया जाए, तो ये सांख्यिकी हो जाता है। तो सांख्यिकी वास्तव में कला भी है और विज्ञान भी। तो इस प्रकार से सांख्यिकी वास्तव में तथ्यों को संख्यात्मक रूप में ले लेने को सांख्यिकी कह रहे हैं हम। जैसे कि आप यहां पे बोर्ड पे देख रहे हैं, संख्यात्मक तथ्य भी होते हैं और गुणात्मक तथ्य भी होते हैं। गुण जिसे केवल हां और ना में व्यक्त किया जा सके वो गुण कहलाते हैं। जैसे कि मैं ईमानदार हूं, मैं बुद्धिमान हूं, या तो हूं या तो नहीं हूं, तो ये गुणात्मक समंक है। जबकि संख्यात्मक समंक जिसे किसी भी मेजरमेंट के तरीके से मापा जा सके, ये संख्यात्मक तथ्य या स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स होते हैं जिन्हें किसी भी तथ्य से मापा जा सकता है। तो मेनली जब परिभाषा की बात कही गई तब हमें संख्यात्मक तथ्यों से संबंधित बातें उसमें वर्णित की हुई मिलती है, पर फिर भी गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन भी सांख्यिकी के द्वारा किया जा सकता है अगर उन गुणात्मक तथ्यों को प्रतिशत के रूप में या सापेक्षिक रूप में व्यक्त किया जा सके। फिलहाल हम वापस आते हैं अपने मूल टॉपिक पे आज के, जो है सांख्यिकी श्रेणियां, स्टैटिस्टिकल सीरीजेस। श्रेणियां बोले या समंक मालाएं बोले, एक ही बात है। तो इस क्रम से चल रहे हैं हम राइट टू लेफ्ट। पहली श्रेणी है व्यक्तिगत श्रेणी या इंडिविजुअल सीरीज। इसमें केवल तथ्य वाली श्रेणी को जब हम सवाल करेंगे तो एक्स श्रेणी से डिनोट करते हैं। एक्स श्रेणी होती है तथ्य वाली श्रेणी, इसमें आवृत्ति या फ्रीक्वेंसीज नहीं होती। एक्स श्रेणी वो श्रेणी है जिसका कि विश्लेषण हमारे के द्वारा किया जाना है, जिसके संबंध में कुछ डेटा हमें मिले हुए हैं, उन डेटा के विश्लेषण करके हमें निर्वचित उसको करना है। वो श्रेणी तथ्यात्मक श्रेणी, या इसी को हम वेरिएबल संख्यात्मक चर वाली श्रेणी भी बोलते हैं। तो वेरिएबल बोल ले, चर बोल ले, या वो तथ्य वाली श्रेणी जिसका विश्लेषण किया जाना है, वो एक्स श्रेणी है। तो व्यक्तिगत समंकमाला में, जिसको आई से भी डिनोट करेंगे आगे हम सवालों में, इंडिविजुअल सीरीज में केवल एक्स श्रेणी होती है, फ्रीक्वेंसी की श्रेणी, आवृत्ति की समंकमाला नहीं होती। दूसरी प्रकार की श्रेणी है वो है खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, जिसको हमने डी से डिनोट किया है। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स श्रेणी भी होती है, यानी कि तथ्यात्मक श्रेणी भी होती है, चर वाली श्रेणी भी होती है, और साथ में आवृत्ति वाली श्रेणी, जिसको हम एफ से डिनोट करेंगे, एफ श्रेणी भी होती है।
एक्स श्रेणी का जो प्रदर्शन है वो खंडित स्वरूप में होता है, यानी कि इसमें एक्स श्रेणी में निरंतरता नहीं होती। इसको अगर मैं यहां पे प्रकट करूं तो इस प्रकार से कुछ वैल्यू हो सकती है, ये 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। तो इसमें एक क्रम तो है, लेकिन 2 के लिए फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, 4 के लिए है, 6 के लिए है, 8 के लिए, लेकिन इनके बीच में किसी वैल्यू के लिए नहीं है। जैसे कि 2.5 की फ्रीक्वेंसी नहीं है, जैसे कि 3 की फ्रीक्वेंसी नहीं है, जैसे कि 3.8 की फ्रीक्वेंसी नहीं है, 6.8 की, 6.5 की फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो ये जो समंक माला है एक्स वो खंडित है, इसमें निरंतरता या सततता का अभाव है, परंतु इनके साथ में फ्रीक्वेंसी जरूर है। तो जिसमें एक्स श्रेणी हो खंडित स्वरूप में और फ्रीक्वेंसी हो तो उस श्रेणी को हम खंडित श्रेणी या डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। आगे सवालों के समय में हम इसको डी से डिनोट किया करेंगे। इसी प्रकार से जो तीसरी सीरीज है वो है सतत श्रेणी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, सी से डिनोट किया हुआ है। कंटिन्यूअस सीरीज में भी तथ्य वाली श्रेणी द फिनोमिनन सीरीज विच इज टू बी एनालाइज वो भी है, और साथ में फ्रीक्वेंसीज आवृत्तियां भी हैं। परंतु यहां पर एक्स श्रेणी जो होगी उसमें सवालों के प्रेजेंटेशन के दृष्टिकोण से मैं बोलूं तो एक्स श्रेणी वही श्रेणी जिसका कि विश्लेषण किया जाना है, जो तथ्यात्मक श्रेणी है, जो चर श्रेणी है वो एक्स होगी। वो यहां पर ग्रुप्स के रूप में होगी, या वो मिड वैल्यूज के रूप में होगी, या वो लेस देन, मोर देन आदि संचयी आवृत्तियों के रूप में होगी। इनके अलावा इनके पर्यायवाची शब्द भी काम में लिए जा सकते हैं, बिलो, मोर देन के लिए अबाउट, ओवर, ऐसे अप टू या नॉट एक्सीडिंग टू। इस प्रकार की संचयी आवृत्ति की समंकमाला अपने पास में प्रश्न में हो सकती है। इसी प्रकार से श्रेणी, जब संचयी सतत श्रेणी की हम बात कर रहे हैं तो वो इंक्लूसिव या समावेशी, एक्सक्लूसिव या अपवर्जी श्रेणी हो सकती है। इसी प्रकार से ओपन एंड वाली सीरीज भी कंटिन्यूअस में होती है। असमान और समान वर्गांतर वाली श्रेणी भी प्रश्न में अपने पास में होती है। पर कुल मिला के बात यह है कि इसके जो तथ्यात्मक श्रेणी है इनमें से किसी भी प्रकार के स्वरूप को आप देख लें वो सततता का भाव लिए हुए है। लाइक वर्गांतर की हम बात करें, जो सबसे पहले ग्रुप्स लिखा हुआ है, अगर इसमें इसको एक एग्जांपल के रूप में बोलूं तो ये ग्रुप ऐसे हो सकता है जैसे 0 से 10। अगला ग्रुप हो सकता है जैसे 10 से 20 फॉर एग्जांपल। तो 0 से लेकर 10 तक की सारी संख्याएं, सारे चर इसके द्वारा कवर किए गए हैं, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 1.5 हो, 2.9 हो, 3.6 हो, 8.8 हो, any value in between 0 and 10 is covered by this series. So जो ये तथ्य वाली श्रेणी है, एक्स श्रेणी है, वो इस स्वरूप में, ग्रुप के स्वरूप में यहां पर आपको दिख रही है। ऐसे मिड वैल्यू हो सकते हैं, लेस देन हो सकते हैं, मोर देन हो सकते हैं, अप टू हो सकती है। इनके पर्यायवाची शब्द अगर लेस देन के काम में लें तो वो हो सकती है। इंक्लूसिव रूप में ये श्रेणियां हो सकती है, एक्सक्लूसिव रूप में हो सकती है, ये हम और समझेंगे अभी इसके बाद के वीडियोस में। फिलहाल हम केवल ये देख रहे हैं कि सतत श्रेणी कैसे होती है। तो इनमें से किसी भी स्वरूप में अगर एक श्रेणी आपको दे रखी हो और साथ में उनकी आवृत्तियां आपने को प्रश्न में दे रखी हो तो ऐसी श्रेणी को हम कहेंगे कि वो सतत श्रेणी है। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि श्रेणी इसमें, जैसे वापस से मैं बोल दूं, दोहरा दूं, तो एक्स श्रेणी में जैसे कि एक वैल्यू है 2, 7, 12, 17, 22, ये एक्स श्रेणी आपको दे रखी है। तो ये एग्जांपल हो गया किसका? व्यक्तिगत श्रेणी का, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं है। हाँ, इसके साथ में यहां पर सीरियल नंबर हो सकता है, जैसे कि 1, 2, 3, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे ये वैल्यू। तो सीरियल नंबर हो सकता है, यहां पर आप देख रहे हैं। यहां पे रोल नंबर हो सकता है, नेम्स हो सकते हैं, जगह के स्थानों के नाम हो सकते हैं, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी नहीं है और नहीं ये वो श्रेणी है जिसका कि विश्लेषण किया जाना है। विश्लेषण किसका किया जाना है? एक्स श्रेणी का, जो यहां पर है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, केवल एक्स श्रेणी होती है। दूसरी श्रेणी अगर कोई होती भी है तो उस पर नाम लिखा हुआ होगा, वर्ष होगा,
महीना होगा, सीरियल नंबर होगा, रोल नंबर होगा, परंतु ये सांख्यिकी श्रेणी ये वाली नहीं कहलाती, केवल एक श्रेणी अवेलेबल है। तो ये इंडिविजुअल का एग्जाम्पल है। डिस्क्रीट का एग्जाम्पल हमने देख ही लिया, जैसे कि ये एक्स है, लगातार नहीं है, ये बिखरे हुए रूप में है, खंडित रूप में है, साथ में इनकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, 2, 7, 18, 5, जैसे कि ये फ्रीक्वेंसी है इसकी। तो ये श्रेणी हो गई डिस्क्रीट सीरीज। इसी प्रकार से मैं इसको हटा रहा हूं। और अगर हम बात करें कि ग्रुप्स के रूप में अगर अपने पास में एक्स सीरीज हो तो ऐसे हो सकता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और इनकी फ्रीक्वेंसी साथ में हो सकती है वो 5, 12, 18, 9। तो ये एक कंटिन्यूअस सीरीज का एग्जांपल है। यहां पे आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है? ग्रुप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, जब भी हम सवाल करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है कि उस सीरीज के ऊपर जिसका विश्लेषण किया जाना है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंगली हमें फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ता है, ग्रुप्स को बनाने पड़ते हैं। तो ये एग्जांपल है सतत श्रेणी का। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे फिर उल्लेखित करना चाहूंगा कि जब हम थ्योरेटिकल बात करेंगे तो एक श्रेणी का मतलब ग्रुप भी हो सकता है, लेस देन, मोर देन, अंडर, ओवर, बिलो, अबव, एक्सीडिंग टू, नॉट एक्सीडिंग टू, ऐसे कुछ भी शब्द यहाँ पे हो सकता है, पर वो श्रेणी है जिसका भी विश्लेषण किया जाना है, तो वो एक्स हुआ। लेकिन जब हम प्रश्न हल करेंगे, सवालों को हल करेंगे, तब ये जरूर याद रखें कि जो एक्स श्रेणी होगी कंटिन्यूअस सीरीज में, वो हमेशा मिड वैल्यू वाली सीरीज होगी। जो मिड वैल्यूज की सीरीज है, मध्य मूल्य या केंद्रीय मूल्यों की सीरीज है, वही श्रेणी एक्स श्रेणी कहलाएगी। तब सवाल हल करेंगे तो एक्स श्रेणी किसको कहेंगे? कंटिन्यूअस सीरीज में, सतत समंकमाला में, कंटिन्यूअस सीरीज में एक्स श्रेणी सवालों को हल करने के दृष्टिकोण से मिड वैल्यू को कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं कि 0 से 10 एक ग्रुप दे रखा है, तो इसकी मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। 0 प्लस 10 दोनों को जोड़िए तो 10, इसमें 2 का भाग दीजिए, यानी कि इनका सिंपल औसत निकाल रहे हैं हम, तो 5। इसी प्रकार से दूसरे ग्रुप की बात करें 10 से 20 की, तो 10 और 20 दोनों को जोड़िए, 15 हो गया। इसका मिड वैल्यू क्योंकि योग है इनका 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। इसी प्रकार से 20 से 30 के लिए अगर मिड वैल्यू निकाले तो 25, और 30 से 40 का मिड वैल्यू अगर निकाले तो 35। तो तथ्यात्मक रूप से अगर अपन बात करें तो ये भी एक श्रेणी है, लेकिन जब हम सवालों की बात करेंगे तब हम हमेशा किसको कहेंगे? ध्यान से देखिए, किसको कहेंगे एक श्रेणी? ये केवल इसको कहेंगे। ये क्या चीज है? मिड वैल्यूज। और सवाल हल करने के दृष्टिकोण से यही श्रेणी एक श्रेणी है, जबकि विश्लेषण इसका किया जाना है, इसलिए थ्योरेटिकली तो ये भी हमारी एक्स है, लेकिन प्रश्नों के हल करने के दृष्टिकोण से मिड वैल्यू की सीरीज ही एक्स सीरीज कहलाएगी। तो इस प्रकार से आज हमने जानने की कोशिश की है कि विभिन्न प्रकार की श्रेणियां कौन सी होती हैं। तो वो संख्यात्मक तथ्य जिनको कि किसी भी रूप में आपने प्रकट किया है, वो इंडिविजुअल स्वरूप में हो सकता है, वो डिस्क्रीट स्वरूप में हो सकता है, वो सतत चर के रूप में हो सकता है। तो इस प्रकार से जब आपने ये वर्गीकरण का एक भाग है, हमारा एक टॉपिक है वर्गीकरण। तो इस प्रकार से वर्गीकरण आपने उनका डेटा का जो आपने कलेक्ट किए किसी उद्देश्य के अनुरूप, उस उद्देश्य या समस्या के समाधान के लिए आपने डेटा का कलेक्शन किया है, उनको इस प्रकार से आपने अरेंज कर दिया, उनको वर्गीकृत कर दिया है, ताकि किसी टेक्निक का उपयोग कर हम इसका विश्लेषण कर सके और समस्या के समाधान के दृष्टिकोण से इन डेटा को, सांख्यिकीय समंकों को, संख्यात्मक समंकों को, डेटा को हम एनालाइज करके इनको निर्वचित कर सके, ताकि समस्या जिसके संदर्भ में ये तथ्य इकट्ठे किए गए हैं संख्यात्मक, उनका समस्या का समाधान निकाला जा सके। आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो सतत समंकमालाएं होती हैं वो किस प्रकार से प्रदर्शित होती हैं, और उनमें होने पर हमें जब प्रश्नों को हल करना पड़ता है तो किस प्रकार से आवृत्तियों को
या समूह का कैलकुलेशन किया जाना होता है। धन्यवाद।